हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं पहले डिस्कशन। कल वाला होमवर्क जो दिया था उसका एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर C1 देखते हैं। ए पार्टिकल फॉलोज द ट्रेजेक्ट्री डिटरमाइन इट्स रेंज। हम क्लास नोट्स में कर चुके हैं, अपने आप ट्राई करेंगे इसको। C2 देखते हैं। एक पार्टिकल का रेडियस वेक्टर, बच्चों रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर सेम टर्म है। रेडियस वेक्टर गिवन है यहां पर ATi माइनस BT स्क्वायर J कैप। आपको याद हो मैथमेटिकल टूल्स में हमने देखा था कि स्पेस में कोई भी पॉइंट है तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो उसका पोजीशन वेक्टर होता था, याद दिला रहा हूं पुरानी बातें, वो ऐसे लिखते थे XI कैप Y J कैप Z K कैप, जहां पर XY Z उस पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे। इनको कंपेयर करो, X कितना आ जाएगा 80, Y कितना होगा माइनस BT स्क्वायर और Z तो 0 है यहां पर। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट देखना। फर्स्ट पार्ट में लिखा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हम जानते हैं कि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन या पाथ की इक्वेशन का मतलब एक्स और वाई में रिलेशन। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया, इन दो इक्वेशन की हेल्प से टाइम को एलिमिनेट करेंगे और एक्स और वाई का रिलेशन आ जाएगा। यहां से टी की वैल्यू एक्स बाय ए इसमें पुट कर देते हैं, तो वाई इक्वल्स टू माइनस बी टी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है पूछा इन्होंने, अच्छा इसी में लिखा है प्लॉट दिस फंक्शन। मैंने आपको ग्राफ बनाना भी सिखा रखा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोलिक ग्राफ आएगा, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप का पैराबोला बनेगा। ठीक है। सेकंड पार्ट टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी v एंड एक्सेलेरेशन ए। आप ढंग से देखें क्वेश्चन में v और a को डार्क कर रखा है। ये वेक्टर के लिए एक सिंबल यूज में लिया जाता है डार्क करते हुए, मतलब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलेरेशन वेक्टर बताना है। तो देखो हम जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है, रेडियस वेक्टर बोलो पोजीशन वेक्टर बोलो कुछ भी कह सकते हो आप। तो इसको डिफरेंशिएट करते वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, करते डिफरेंशिएट। AT का टाइम के रेस्पेक्ट में A हो जाएगा डायरेक्शन आई का, इसका हो जाएगा माइनस 2BT डायरेक्शन J का। बहुत इजी है। एक्सेलेरेशन तक पहुंचना है तो बच्चों एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी के इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, A तो कांस्टेंट है, टाइम वाली टर्म तो आनी रही इसमें 0, इसका हो जाएगा माइनस 2B और डायरेक्शन J का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर C3। एक बुलेट को फायर करते हैं और वो 3r/4, r/4 से पास होते हुए जाती है। तो बताना है कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया था। आप अपने आप कर सकते हैं। आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में एक दूसरा फॉर्मेट भी था, ये वाला बोला था मैंने, काम आएगा। आपको कुछ नहीं करना, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसको इस इक्वेशन से सेटिस्फाई कराना है। x की जगह 3r/4 रख दो, y की जगह r/4 पुट कर दो, अपने आप थीटा आ जाएगा। ठीक है, पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड सेक्शन सी। सेक्शन सी में C1 जो है बच्चों, मोशन एक पार्टिकल का इस तरह से हो रहा है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का टाइम के साथ रिलेशन गिवन है। कैलकुलेट इट्स इनिशियल स्पीड। अच्छा सवाल है ये भी। हमको पार्टिकल की इनिशियल स्पीड पता करनी है, तो सबसे पहले तो सबसे अच्छा तरीका है पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिख लो इस तरह से, एक्स आई के प्लस वाई जे के। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2t आई के, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 5t स्क्वायर जे के। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आके डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 डायरेक्शन आई के, उसका हो जाएगा 10t डायरेक्शन जे के। क्वेश्चन ने पूछा इनिशियल मतलब t बराबर 0, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए t को 0 पुट कर दो, कितना हो जाएगा 2 आई के। तो ये तो वेलोसिटी आ गई, स्पीड क्या होगा बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वो 2, तो आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 यूनिट। क्वेश्चन नंबर C2 में x का टाइम के साथ y का टाइम के साथ रिलेशन गिवन है और हमसे पूछा मैक्सिमम हाइट। बहुत इजी, x मतलब ये, y मतलब ये, इस तरह का पाथ है कुछ। मैक्सिमम हाइट बताना है एक तरह से y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी, तो सिंपल तरीका क्या होगा, y वाला जो फंक्शन है टाइम के साथ, आप तो इसको मैक्सिमम मिनिमा का सवाल मान के सॉल्व कर लो कि y की मैक्सिमम वैल्यू ही ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हाइट होगी। इस y का मैक्सिमा निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करके 0 करो, तो 10t का 10, उसका 2t 0, t इक्वल्स टू 5, t बराबर 5 उठा के इस y में पुट कर दो, अपने आप y का क्या आ जाएगा बच्चों मैक्सिमम। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि x का टाइम के साथ रिलेशन गिवन है, y का टाइम के साथ गिवन है, इन दो इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट करके x और y का रिलेशन निकाल लो।
जो भी इक्वेशन आएगी उसको इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री से कंपेयर करेंगे और फिर हम सारी बातें बता सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट हमने क्वेश्चन करे हैं क्लास नोट्स में। पार्ट थर्ड में मैंने आपको सेकंड वाला क्वेश्चन दिया था, अच्छा सवाल है ये भी और इजीली कर सकते हैं इसको। ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर बेस्ड है और जिन्होंने ढंग से अटेम्प्ट किया होगा, क्लास नोट्स ढंग से पढ़े होंगे, उनके लिए बहुत इजी है। क्वेश्चन में एक पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन गिवन है, y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। ठीक, एक सेकंड। ठीक, क्वेश्चन में पूछा उन्होंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, सारी बातें बतानी है। तो सबसे पहले मैं इसको कंपेयर करूंगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से, विच इज x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। करते हैं कंपेयर। x के साथ a लिखा है, x के साथ tan थीटा लिखा है, मीन्स a इक्वल्स टू tan थीटा माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ b लिखा है, यहाँ ये पूरी टर्म लिखी है, मीन्स b इक्वल्स टू g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां से बच्चों इस वाली इक्वेशन से u cos थीटा आ जाएगा, रूट ऑफ g बाई 2b। ठीक है, u cos थीटा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो एक तो मैच हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। u cos थीटा आ गया, u sin थीटा और निकाल लेते हैं। कैसे? tan थीटा होता है बच्चों sin बाय cos, और tan थीटा कितना लिखा होगा? a। इसको ऊपर नीचे u से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से u sin थीटा आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, a इंटू u cos थीटा। तो u sin थीटा इक्वल्स टू a इंटू u cos थीटा कितना था? g अपॉन 2b रूट के अंदर। u sin थीटा u cos थीटा आ गया, तो अब सारी बातें आ जाएंगी, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, u sin थीटा की वैल्यू उठा के रख दो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u sin थीटा की वैल्यू रख दो, ये भी आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, इसको ऐसे लिख लो, 2 टाइम्स u cos थीटा इंटू u sin थीटा बाय g। आप इसको लिख के देख लेना, यही आने वाला है, इसको ओपन करना, आ जाएगा ये। u cos और u sin की वैल्यूज रखो, हॉरिजॉन्टल रेंज भी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2 में, पार्ट 2 की तरफ। इसके क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 के, और उम्मीद यही की जाती है कि जो बच्चा ढंग से पढ़ता है वो कर लेता है। स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, जिन्होंने ज्यादा कैलकुलेशन नहीं देखी होती 10th लेवल तक, हो सकता है वो थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन में परेशान हो। पार्ट 2 में बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक दिए थे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ ए रिवर, तो डायग्राम बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का, ये रिवर है, इसके किनारे पर, यहां पर किनारे पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसके हाथ में मैंगो है जिसको वो थ्रो कर सकता है। सवाल आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है 10√2 मीटर पर सेकेंड से। यहां पर कहीं पर एक बोट है, उस बोट की लेंथ है 2 मीटर, और बोट के मिड पॉइंट से पर्सन 11 मीटर की डिस्टेंस पर, मीन्स इस वाले सिरे से 10 मीटर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो चाहता है कि वो मैंगो बोट पे जाके गिरे, तो ज्यादा से ज्यादा कितने एंगल पर वो थ्रो कर सकता है वो निकालना है। पहले कम से कम कितने एंगल पर थ्रो कर सकता है वो पता करेंगे, फिर थीटा मैक्स बाय थीटा मिनिमम पता करेंगे। देखो, मान लेते हैं कि वो किसी एंगल थीटा पर थ्रो करता है जिससे कि वो मैंगो उस बोर्ड के इस वाले सिरे पर जाके गिरता है। मैं एक्सट्रीम वैल्यूज को लेके चल रहा हूं, पहले यहां गिराएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग थीटा निकाल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी चाहते हैं? 10। रेंज का फॉर्मूला लगाओ बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू u स्क्वायर मीन्स 200 साइन 2 इंटू एंगल थीटा माना है मैंने, डिवाइड बाय जी। यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा हाफ, मीन्स ये एंगल 30 होना चाहिए, 2 थीटा इक्वल्स टू 30, थीटा हो जाएगा 15 डिग्री। थीटा 15 डिग्री पर थ्रो करेगा तो मैंगो यहां गिरेगा। अच्छा, एक एंगल 15 है तो दूसरा 90 माइनस 15 मीन 75 डिग्री भी होगा। सेम रेंज के लिए 2 एंगल होते हैं। अब पता करते हैं कि अगर उसको मैंगो उस वाले एंड पे गिराना होता तो सपोज वो अल्फा एंगल पे थ्रो करता। इस बार रेंज कितनी चाहते हैं हम? 10 + 2 12। रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर, इसका स्क्वायर
sin 2 इंटू एल्फा, इस बार एल्फा एंगल पे थ्रो करा है, डिवाइड बाय जी। यहां से बच्चों आप सॉल्व करके देखना, sin 2 एल्फा 3/5 आ जाएगा, मतलब ये अंदर जो एंगल है 2 एल्फा ये 37 होना चाहिए, एल्फा होना चाहिए 18.5। एक एंगल इतना है तो दूसरा 90 माइनस दिस मीन्स ये होगा। मैक्सिमम एंगल कितना था 75, मिनिमम कितना है 15 डिग्री, तो थीटा मैक्स बाय थीटा मिनिमम कितना आ जाएगा 75/15 मीन्स 5 आएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एक बॉल को फायर करते हैं ग्राउंड से किसी सर्टेन स्पीड से, पता नहीं कितनी स्पीड है, तो मान लेते हैं कि हमने बॉल को यू स्पीड से फायर किया या थ्रो किया है। जो ग्राफ आपको दिया हुआ है इसमें वो पार्टिकल का पाथ नहीं है, कुछ बच्चे ऐसा मान लेते हैं कि वो पार्टिकल का पाथ बता रखा है। आप ढंग से देखो क्या लिखा है, रेंज का थीटा के साथ ग्राफ है। उस ग्राफ का यूज इतना सा है कि उस ग्राफ से मुझे मैक्सिमम रेंज दिखाई दे रही है 250। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है बच्चों u²/g। यहां से u पता चल जाएगा मुझे 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये पता चल गया कि पार्टिकल को हमने 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया। ठीक है, आगे देखते हैं। द लीस्ट स्पीड द बॉल विल हैव ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, उस फ्लाइट या मोशन के दौरान पार्टिकल की लीस्ट मिनिमम स्पीड बतानी है। मान लेते हैं थीटा एंगल पे थ्रो करा है, थीटा मुझे नहीं पता अभी। हम जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कम से कम होती है, मिनिमम होती है, और वो कितनी होगी, इनिशियल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस 50 cos थीटा इज द लीस्ट स्पीड, मतलब ये हमारा आंसर होना चाहिए, बस थीटा पता चल जाए। आगे देखते हैं। थीटा इज चूजन सच दैट, लिखा हुआ है क्लियरली, फ्लाइट टाइम इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल टाइम। तो सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद करो, यही होता है। अब सोचो कि मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा जब साइन फंक्शन 1 हो जाएगा, इसको 1 पुट कर दो। ये बोल रहे हैं यहां पर जो टाइम लगा है वो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ था, इसका हाफ कर दो। इतना टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर है, साइन थीटा हाफ आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा 30, थीटा को 30 पुट कर दो बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा 25√3 मीटर पर सेकेंड इज द लीस्ट स्पीड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा सवाल है, कई बच्चों को परेशानी होती है इसमें। ए स्टोन इज थ्रोन, मैं आपको समझा देता हूं, देखना। सपोज ये ग्राउंड लेवल, यहां से एक स्टोन को थ्रो करते हैं कुछ इस तरह से, यहां कहीं पर एक ट्री जिसकी हाइट h मान लेते हैं, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर बर्ड बैठा हुआ है, और जैसे ही जिस इंस्टेंट पर इसको थ्रो किया, एग्जैक्टली उस इंस्टेंट t = 0 पर ये बर्ड हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट स्पीड मान लेते हैं vb से उड़ना स्टार्ट करता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टोन उस बर्ड को हिट कर सकता है, मतलब कि बर्ड जहां बैठा हुआ है वो पॉइंट इस स्टोन की ट्रेजेक्टरी पाथ पर आ रहा है, और ये भी लिखा हुआ है कि उस स्टोन की जो मैक्सिमम हाइट है वो ट्री की हाइट की डबल है, मीन्स 2h है, और ये भी लिखा हुआ है कि स्टोन बर्ड को हिट करता है। तो देखो ये तो कंफर्म है कि जब स्टोन को थ्रो किया तब बर्ड ने उड़ना स्टार्ट कर दिया था, इसका मतलब ये स्टोन बर्ड को यहां तो हिट नहीं कर सकता, फिर कहां पे हिट किया होगा कि बर्ड मूव करते करते यहां पर आएगा, इतनी देर में ये स्टोन इस पैराबोलिक पाथ पर मूव करते हुए यहां पर पहुंच जाएगा। ध्यान देने की बात क्या है, जब बर्ड यहां पर था, स्टोन यहां पर था, सेम इंस्टेंट पर दोनों ने मोशन स्टार्ट किया, और सेम टाइम किसी टाइम टी पर यहां पर दोनों एक साथ एक दूसरे को हिट करते हैं। मैं मान लेता हूं स्टोन को यहां से लेकर ऐसे इंडिकेट कर देता हूं, वहां तक का जो टाइम है, टाइम की बात कर रहा हूं, वो टाइम है सपोज t1। इसी स्टोन को यहां से लेकर यहां तक जाने का जो टाइम उसको t2 मान लो, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो टाइम लगा होगा स्टोन को, सारी बात स्टोन की चल रही है अभी, वो टाइम कितना होगा t1 - t2, ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है देखते हैं, देखो। रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, स्टोन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चों ux मान रहा हूं, वर्टिकल कुछ रही होगी uy बोल देता हूं। क्वेश्चन में पूछा है स्टोन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मींस ux और बर्ड की वेलोसिटी vb का जो रेशियो है वो कैलकुलेट करना है हमको। तो देखो अगर मैं बर्ड का मोशन यहां से वहां तक देखूं, इस वाले डिस्प्लेसमेंट को x मान लेता हूं, बर्ड के लिए लिख रहा हूं, यहां से वहां तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड इक्वल्स टू बर्ड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू लगने वाला टोटल टाइम। जितना टाइम स्टोन को लगा उतने टाइम में बर्ड यहां से वहां तक गया,
स्टोन का ये पूरा टाइम कितना माने हमने T1, तो बर्ड को भी उतना टाइम मिला T1। अब स्टोन का मोशन देखना, जब स्टोन इस वाले पाथ पर कभी ना कभी यहां तो पहुंचेगा। मैं स्टोन का मोशन यहां से यहां तक देख रहा हूं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टोन प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्टोन दैट इज कांस्टेंट ux इनटू यहां से वहां तक स्टोन को लगने वाला टाइम वो है T1 माइनस T2। ux बाय b निकालना है, इन दोनों x को इक्वेट कर देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा ux डिवाइड बाय vb इक्वल्स टू कितना आएगा T1 अपॉन T1 माइनस T2। अब मेरा टारगेट है कि मुझे T1 अपॉन T1 माइनस T2 मतलब T1 T2 की वैल्यूज डालनी। अब ट्रिक वाली बात है, देखना मैं स्टोन का मोशन एक बार यहां से यहां तक के लिए देखने वाला हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए यहां से यहां तक डाउनवर्ड में सेकंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इतना होगा जो कि स्मॉल h है। यूटी वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि यहां से यहां तक वर्टिकल स्टोन की यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थी, यूटी वाली टर्म जीरो। हाफ इंटू स्टोन का एक्सेलेरेशन g इंटू यहां से वहां तक के टाइम का स्क्वायर। देखो ये वाला टाइम है T1 माइनस T2, तो उसका आधा टाइम होगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो उसी स्टोन के लिए एक बार यहां से लेकर मान लो टक्कर नहीं होती, वो स्टोन ग्राउंड तक आता सपोज, तो यहां से अगर ग्राउंड तक वो आता तो फिर से वर्टिकल डाउनवर्ड्स में सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट 2h यूटी वाली टर्म जीरो, हाफ g यहां से वहां तक का टाइम स्टोन को उतना ही लगेगा जितना यहां से वहां तक लगा था। तो यहां से वहां तक का टाइम कितना होगा देखना, ये वाला टाइम T2 प्लस ये वाला टाइम, ये टाइम है T1 माइनस T2 का भी हाफ, तो T2 ये वाला टाइम प्लस T1 माइनस T2 का हाफ, ये पूरा टाइम हो गया उसका होल स्क्वायर। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बच्चों, तो यहां से मेरे पास T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी आएगी यहां नोट कर लेते हैं। यहां से T1 माइनस T2 आ रहा है बच्चों, T1 माइनस T2 आ जाएगा रूट के अंदर 2h बाई जी, सही है। और यहां से इसको ढंग से लिखें तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 बाई 2, तो वहां से मेरे पास T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बाई 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 16, तो 4 टाइम्स या रूट में लिख लेते हैं रूट 16 h बाई जी। इन दो इक्वेशंस को आप ऐड कर देंगे तो T1 आ जाएगा। T1 की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे या नहीं भी पुट करें T1 आ जाएगा, तो T1 को यहां रखना, T1 माइनस T2 ये रखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए हंटर इन ए वैले, ये भी मैं आपको समझा देता हूं कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। लिखा हुआ है कि किसी वैले में एक हंटर है, वो किसी डियर को हिट करना चाहता है। डियर जो है वो किसी पहाड़ी पर है जिसकी हाइट गिवन है 90 मीटर, और उस डियर की उस हंटर से अलोंग द लाइन ऑफ साइट जो डिस्टेंस है वो है जो गिवन है समथिंग 10, कहां गया ये रहा 10 रूट 181 मीटर। देखो जो बच्चे इस क्वेश्चन का डायग्राम सही बना लेंगे, जो ढंग से लैंग्वेज पढ़ेंगे, वो मुझे उम्मीद है आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर हम ढंग से समझें तो करने लायक सवाल है। देखना कैसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। सपोज यहां से वो हंटर बुलेट को फायर करेगा, यहां से ये कोई एक पहाड़ी है जिसकी हाइट है 90 मीटर, यहां पर उसका टारगेट है, इसका टारगेट है उसको हिट करना है उस डियर को। लाइन ऑफ साइट के अलोंग मतलब ये सीधी डिस्टेंस ये वाली ये दे रखी है 10 रूट 181, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 100 मीटर। अब क्वेश्चन में लिखा है ये हंटर अपना टारगेट अपना एम इस डियर से कितनी हाइट पर रखे, सपोज स्मॉल h हाइट पर, यहां पर वो अपना एम रखे। एम रखने का मतलब उस पॉइंट की तरफ अपनी गन को ऐसे एम करते हुए यहां से फायरिंग करे, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, और कितनी स्पीड से फायर करेगा लिखा हुआ है मजल वेलोसिटी का मतलब उस गन की बुलेट की स्पीड। क्वेश्चन ढंग से समझना, बुलेट को डियर से कितना ऊपर अपनी गन को ऐसे एम रखते हुए फायरिंग करे। आप खुद सोचो प्रैक्टिकली, अगर ये सोचता है कि यार मुझे डियर को हिट करना और इसने बुलेट को इसी डायरेक्शन में फायर कर दिया, तो बुलेट तो ऐसे जाएगी पैराबोलिक पाथ पर, तो ये तो कंफर्म है कि उसको इस लाइन ऑफ साइट वाली लाइन से तो ऊपर की तरफ अपना एम को डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसने अपना एम ये वाला पॉइंट डिसाइड करा कि मैं तो इसकी तरफ फायरिंग करूंगा। अब बुलेट तो पैराबोलिक पाथ पर जाएगी और टारगेट को जाके हिट करेगी। ठीक है,
तो ये एच निकालना है हमको। पहले मैं क्या करूंगा, जहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको 0,0 मान रहा हूं, इस डायरेक्शन को एक्स, इस डायरेक्शन को वाई मान लेते हैं, और उस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है ये वाला पाथ, इसके पाथ में टारगेट डियर आ रहा है, तो डियर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 100,90 वो इसके पाथ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके पाथ की इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में वैल्यूज को पुट कर देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट की जगह 100, y की जगह 90, थीटा हमको पता नहीं है अभी, u की जगह बुलेट की स्पीड 100, आप सॉल्व करके देखना पुट करने के बाद। तो वहां से टेन थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा टेन थीटा 1, एक आएगा टेन थीटा इक्वल्स टू 90। ठीक है, टेन थीटा की दो वैल्यूज आने के बाद यहां पर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में अगर मैं टेन थीटा लिखता तो ऐसे लिखता परपेंडिकुलर बाय बेस h प्लस 90/100। अब बस आपको क्या करना है, एक बार टेन थीटा की वैल्यू 1 को यहां रखकर h की एक वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा को 90 रख के h की दूसरी वैल्यू निकालेंगे, तो h की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ दैट इज 30 मीटर हाई हैज टू थ्रो ए पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 40 मीटर हॉरिजॉन्टली अवे। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं इसको। देखना, कोई एक बिल्डिंग है, यहां पर एक पर्सन बैठा हुआ है, 30 मीटर हाइट की बिल्डिंग, यहां से एक पैकेट को थ्रो करेगा उसके फ्रेंड की तरफ, उसका फ्रेंड जो है वो हॉरिजॉन्टली 40 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ ही थ्रोज द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट हिज फ्रेंड, वो क्या करता है कि अपने फ्रेंड की तरफ एम करते हुए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी फ्रेंड की तरफ है, वो पैकेट को थ्रो करता है कितनी वेलोसिटी से, 125/3 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन है बताने कि पैकेट उसके फ्रेंड से कितना दूर गिरेगा। तो देखो, पैकेट तो ग्रेविटी के कारण इस तरह से मूव करते हुए यहां के गिरेगा, उन्होंने पूछा है कि पैकेट फ्रेंड से कितना दूर, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो बेसिकली किसी हाइट से प्रोजेक्शन का सवाल हो गया। इनिशियल वेलोसिटी के बच्चों दो कॉम्पोनेंट करेंगे, ये वाला जो एंगल है अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और इस वाली ट्राइंगल में टेन थीटा आ रहा है बच्चों, 30/40 मीन 3/4, तो थीटा कितना हो गया 37। 125 का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट 125/3 cos 37, वर्टिकल 125/3 sin 37। अब पहले यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए सेकंड इक्वेशन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 30, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 125/3 sin 37 विच इज 3/5, इंटू लगने वाला टाइम कैपिटल टी मान लेता हूं, प्लस हाफ इंटू वर्टिकल में एक्सेलेरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके टाइम निकाल सकते हैं। टाइम आते ही उस पैकेट की या बुलेट जो भी कहो, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, हॉरिजॉन्टल रेंज वो निकाल लेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट रहेगी इंटू लगने वाला टाइम। अब देखो, ये टोटल 40 में से रेंज को माइनस करते हैं, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 40 माइनस आर। सॉल्व आप कर सकते हैं इजीली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ऐसे कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, अगर हम ढंग से डायग्राम बनाए, लैंग्वेज पढ़े तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड वी इन द सेम वर्टिकल प्लेन। देखो, हमने दो पार्टिकल्स को एक साथ थ्रो करा, एक को v स्पीड से, दूसरे को भी v स्पीड से, इसको थीटा एंगल पर, इसको 2 थीटा एंगल पर, ऐसा लिखा हुआ है। वो टाइम बताना है जब दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। तो देखना, ये जो है इसकी वेलोसिटी किसी टाइम पर लिखूंगा मैं वेक्टर फॉर्म में, इसकी वेलोसिटी किसी टाइम पर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। तो पहले एक को देखो, इसको देखते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट कर लो, v cos थीटा, v sin थीटा। ठीक है, किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी वेक्टर को अगर मैं v1 वेक्टर लिखता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं, किसी भी इंस्टेंट पर जब ये ऐसे जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल तो v cos थीटा, तो v cos थीटा तो i कैप वाली डायरेक्शन में, और वर्टिकल वाला यहां से वहां तक फर्स्ट इक्वेशन लिखकर ऐसे लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस जीटी, ये लिखा है मैंने, फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन बराबर u माइनस एटी, है ना, जी कैप वाली डायरेक्शन। सेम ऐसे दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में किसी टाइम t पर, तो v के कॉम्पोनेंट कर दो पहले, v cos 2 थीटा, v sin 2 थीटा।
हॉरिजॉन्टल तो वैसा का वैसा रहेगा, v cos 2 थीटा डायरेक्शन आई के, और वर्टिकल वाला किसी टाइम t पर ऐसे लिखूंगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी माइनस जीटी, ये वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब क्वेश्चन में हम चाहते हैं हमसे कि जब वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल हो जाए, ऐसा टाइम बताना है जब दोनों वेक्टर पैरेलल हों। जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो इनके बीच का जो एंगल थीटा होगा बच्चों वो 0 डिग्री हो जाएगा, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 होगा तो उन वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर वो 0 आना चाहिए। क्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है, a क्रॉस b का, a b साइन थीटा। जब थीटा 0 होगा तो साइन फंक्शन 0 हो जाएगा, इसका मतलब इनका क्रॉस 0 करना है। अब इन दोनों का क्रॉस निकाल के 0 कर सकते हो आप, इतना लिख के छोड़ देता हूं, बाकी आप सॉल्व कर लेना। आई कैप जे कैप के कैप, इन दोनों का क्रॉस लिखना है तो v cos थीटा आई कैप के नीचे, जे कैप के नीचे पूरी टर्म v साइन थीटा माइनस जीटी, के कैप के नीचे 0। सेम ऐसे यहां पर v cos 2 थीटा v साइन 2 थीटा माइनस जीटी और वहां पर 0। आप इसको ओपन करके 0 के बराबर करें, उससे टाइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो आप कर सकते हैं इजीली, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 7 सिंपल सवाल है इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, लिखा है 0,1 से हम एक पार्टिकल को थ्रो करते हैं 4,9 वाले पॉइंट की तरफ एम करते हुए, उस पॉइंट की तरफ थ्रो कराए। वो पार्टिकल ग्राउंड मतलब एक्स एक्सिस पर 1 सेकंड के बाद आके हिट करता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी बताओ, यू मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। सपोज हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे थ्रो किया है तो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लो, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं हम तो, अलग अलग डायरेक्शन में। फिर यहां से यहां तक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन, यहां से वहां तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये होगा जो कि कितना है 1 इक्वल्स टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी माइनस यू साइन थीटा, क्योंकि डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए लिख रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो माइनस यू साइन थीटा इंटू लगने वाला टाइम गिवन है 1 सेकेंड प्लस हाफ इंटू जी इंटू टाइम का स्क्वायर। यहां से बच्चों यू साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये इधर आएगा ये उधर जाएगा तो 4 आ जाएगा। यू साइन थीटा 4 आ गया, मुझे यू निकालना है, साइन थीटा लाना पड़ेगा। अब देखो फिर से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, एक ट्राइंगल बनाते हैं इस तरह से, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4,9 है, मतलब ये वाली लेंथ तो 4 है, और ये जो हाइट आएगी हो जाएगा उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस ये वाली हाइट मीन्स 8। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा, रूट 80। अब तो कर लोगे, इस ट्राइंगल से साइन थीटा आ जाएगा 8/√80, उसको यहां रख दो, वहां से यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों, अच्छा सवाल है 9th भी। अच्छा भी है, सिंपल भी है, कुछ बच्चे डरते हैं इसको देखकर। एक इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल गिवन है 37 डिग्री, एक व्हीकल इस इंक्लाइन के अलोंग 5 मीटर पर सेकंड से मूविंग स्टेट पर है। यहां पर एक पर्सन हाथ में पत्थर लेके खड़ा है, एक हुप इन्होंने डायग्राम में लगा रखा है इस तरह से, जिसकी इस पर्सन के हाथों से ये जो हाइट ये वाली ये है 4 मीटर। क्वेश्चन में लिखा है कि पर्सन इस बॉल को थ्रो करता है, मान लेते हैं यू वेलोसिटी से, यहां से थीटा एंगल बनाते हुए, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, और मूविंग सिस्टम में से किसी को थ्रो करते हैं तो उस मूविंग सिस्टम की वेलोसिटी मिल जाती है बॉल को। तो इस बॉल के पास इधर की तरफ नेट वेलोसिटी यू कॉस थीटा प्लस 5 और इधर की तरफ है यू साइन थीटा। सवाल की इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ते हैं बच्चों, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ लास्ट में, सच ए वे दैट द बॉल मूव्स पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द इंक्लाइन व्हाइल गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ द हुप। ढंग से देखना, ये बॉल जब उस हुप के सेंटर से पास होती है, हुप के सेंटर से, तो लिखा है इंक्लाइन की स्लोप के पैरेलल जा रही थी। इसका मतलब यहां पर उस बॉल के पास इस वाई डायरेक्शन में, इधर वाई डायरेक्शन बोल रहा हूं, इधर की तरफ एक्स मान, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई थी, जबकि एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी रही होगी। सवाल में यहां से हुप तक के जाने का टाइम बताना है, तो देखना पहले जी के कॉम्पोनेंट कर लेते हैं। 37 के अकॉर्डिंग आप करके देखना, इधर आएगा जी कॉस थीटा या आएगा जी साइन थीटा। अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, यहां से यहां तक इस वाई डायरेक्शन इधर पॉजिटिव मानते हुए थर्ड इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी इधर 0,
इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ u साइन थीटा उसका स्क्वायर 2 इंटू एक्सेलरेशन इसके अपोजिट तो -8 इंटू ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो कि गिवन है 4। यहां से बच्चों u साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। u साइन थीटा आने के बाद टाइम निकालना है यहां से वहां तक का, फिर से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए बाय डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा जो कि 8 है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में -8 इंटू लगने वाला टाइम t, तो यहां से टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड। सिंपल है, कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट थर्ड में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस 1 to 5 जो क्वेश्चंस हैं वो दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 तो हम क्लास नोट्स में देख चुके हैं, तो इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 की बात चल रही है। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल एल्फा विच इज ग्रेटर देन 45। देखना, हमने प्रोजेक्टाइल को एल्फा एंगल पे थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ। द टाइम t एट विच इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट इन मैग्नीट्यूड। हमको टाइम बताना है जब वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में बराबर थे। मान लेते हैं एक टाइम ये वाला है जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल थी। पहले इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेते हैं, u cos अल्फा, u sin अल्फा। अब u cos अल्फा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो तो हमेशा होगी। अगर ये वो टाइम है जब दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में बराबर थे, ये तो हमेशा u cos अल्फा, अगर ये भी उसके इक्वल है तो ये भी मैग्नीट्यूड में कितना हो गया हुआ u cos अल्फा। यहां से यहां तक का टाइम t1 मानते हुए, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए फर्स्ट इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन -g इंटू टाइम t1 आ जाएगा। और बिल्कुल सेम ऐसा कैसे यहां हुआ होगा जब पार्टिकल इधर की तरफ आ रहा होगा और वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में बराबर है। ये वाला जो टाइम है इसको t2 मान लेते हैं। यहां से वहां तक फिर से वर्टिकल अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए फर्स्ट इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ तो माइनस साइन के साथ, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन -g टाइम t2। यहां से दोनों टाइम आ जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप कर सकते हैं, इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी से हो जाएगा ये। जिस पोल की बात चल रही है ऑब्स्टेकल, उसकी हाइट दे रखी है 14 मीटर, डिस्टेंस है 24 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 24 मीटर पर सेकेंड। तो आप कर सकते हैं इसको, अपने आप करें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो पार्टिकल्स को एक साथ थ्रो करा, एक को थ्रो किया है इनिशियल स्पीड v0 से, एंगल ये गिवन है θ2, और दूसरे को h वर्टिकल डेप्थ से वहां से इस तरह से k v0 स्पीड से, और एंगल हॉरिजॉन्टल से θ1 पर। लिखा है कि t टाइम के बाद हवा में टकराते हैं, यहां कहीं पर टक्कर होती है दोनों की किसी टाइम t पर। तो शुरू के दो ऑप्शंस में तो k की वैल्यू बतानी है हमको, तो देखना बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। यहां से यहां तक दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल कर दूंगा। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v0 cos θ2, लगने वाला टाइम, ये आगे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, इसका लिखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी k v0 cos θ1 इंटू लगने वाला टाइम t से t v0 से v0, तो बच्चों यहां से k आ जाएगा cos θ2 बाय cos θ2। ठीक है। सेकंड में सी और डी में जो टाइम हमको कैलकुलेट करना है उसके लिए काम करते हैं। t सेकंड्स में इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं h1, और इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h माइनस h1, क्योंकि टोटल h था। इसके लिए यहां से यहां तक डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए सेकंड इक्वेशन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लो। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में नीचे की तरफ v0 sin θ2 इंटू टाइम t प्लस हाफ GT²। सेम ऐसे इसके लिए यहां से यहां तक अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए वर्टिकल में इक्वेशन, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, इक्वल्स टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी k v0 sin θ1 इंटू टाइम t माइनस हाफ GT², क्योंकि अपवर्ड को पॉजिटिव माना है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो बच्चों। ऐड करते लेफ्ट साइड में h आएगा, राइट साइड में ही कैंसिल आउट हो जाएगा, और v0 कॉमन आ जाएगा, या t कॉमन ले लें, t कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा v0 sin θ2
प्लस के वी नॉट साइन थीटा 1। तो यहां से बच्चों टाइम आ जाएगा h अपॉन, पूरा लिखें, लिख सकते हो अपने आप यार, इस वाली टर्म को डिवाइड कर देना, वहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी और मैच करा लेंगे जो भी आंसर आना होगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। सही मायनों में वैसे क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट चैप्टर जो रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे वहां पर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, पर यहां भी कर सकते हैं इसको। दो बिल्डिंग्स हैं, इसकी हाइट है 20 मीटर और एक पार्टिकल को यहां से va वेलोसिटी से थ्रो करा हॉरिजॉन्टली, दूसरे को यहां से थ्रो करा vb वेलोसिटी से विच इज 15 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बनाते हुए। अब जो इंपॉर्टेंट बात है देखना आप, लास्ट लाइन, इफ ए ऑलवेज सीज बी टू बी मूविंग परपेंडिकुलर टू ईएफ, ईएफ है बच्चों ये लिखा हुआ है वहां पर ईएफ, इसको ऐसा लगता है इस पार्टिकल को कि ये वाला पार्टिकल हमेशा इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब इधर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, इसको ऐसा लग रहा है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो बाहर बैठकर देखेगा उसको तो इसकी वेलोसिटी इधर थी इनिशियल, पर इसको लगा कि ये हमेशा इधर की तरफ जाएगा। तो देखना कंसेप्ट क्या है, अगर किसी भी टाइम टी में जितना इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस, जैसे मान लो किसी टाइम टी पर ये यहां से यहां आया, किसी टाइम टी में इसका एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका भी किसी टाइम टी में अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, जैसे मान लो ये यहां पहुंच जाता है हॉरिजॉन्टली, इसका डिस्प्लेसमेंट भी अगर उतना ही होता है। अब खुद सोचो थोड़ा सा लॉजिकली, ये वाला पार्टिकल जा तो पैराबोलिक पाथ पर है, लेकिन एक बात सोचना, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर बराबर बराबर होगा तो इसको लगेगा कि वो हॉरिजॉन्टली तो मूव कर ही नहीं रहा। जैसे मैं हूं और मोबाइल है, अगर मैं भी 1 मीटर जाता हूं, मोबाइल भी 1 मीटर आता है, तो मुझे मोबाइल का ये मोशन तो दिखाई देगा ही, क्योंकि हमारे बीच का ये वाला सेपरेशन चेंज ही नहीं हो रहा। सेम ऐसे ही दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर बराबर होगा तो इस ए को लगेगा कि बी का मोशन इधर की तरफ तो हो ही नहीं रहा, इसका मतलब सिर्फ किधर की तरफ दिखाई देगा, इधर की तरफ। फिर बोल रहा हूं वैसे तो रिलेटिव मोशन में ये सवाल होना चाहिए था। तो क्या करेंगे, इन दोनों के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को बराबर करते हैं। किसी टाइम टी में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू लगने वाला टाइम टी इक्वल्स टू, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम टी में कितना होगा, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वीबी cos 37 इंटू टाइम टी। वीबी की वेलोसिटी 15 पुट कर देते हैं, वीबी की वैल्यू 15 इंटू 4/5, तो यह आ जाएगा बच्चों 12 मीटर पर सेकेंड। अब तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, जो भी इन्होंने पूछा है। एक ऑप्शन में पूछा है कि हॉरिजॉन्टली कितना दूर जाके गिरेगा, तो अब तो प्रोजेक्टाइल का सवाल हो गया नॉर्मल टाइप का। ठीक है, तो आज के लिए आपको इतना होमवर्क दिया था। अब आगे बढ़ते हैं थ्योरी पार्ट की तरफ। तो बच्चों फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं इंक्लाइन प्लेन पर, देखना आप। सपोज इंक्लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, हमने पार्टिकल को इनिशियल स्पीड u इंक्लाइन से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया। यहां पर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हो या मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन, हमको अलग अलग डायरेक्शंस में देखना ही पड़ेगा, ये आप जानते हो। इंक्लाइन के अलोंग एक्स मान लेता हूं, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर पाई। इनिशियल वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट कर लेते हैं, तो u का कॉम्पोनेंट एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा, y डायरेक्शन में u sin थीटा। g के कंपोनेंट बार बार हम कर चुके हैं क्वेश्चंस में। इधर देखो ये एंगल अल्फा है, बना के दिखा देता हूं, तो g के साथ ये एंगल अल्फा बनेगा, तो इधर कंपोनेंट g cos अल्फा, g sin अल्फा। ठीक है, अब जैसे हमने न्यूमेरिकल में सीखा था बिल्कुल वही तरीका चल रहा है। यहां से यहां तक का टाइम निकालने के लिए मैं इस y डायरेक्शन में यहां से यहां तक y डायरेक्शन में इधर पॉजिटिव मानते हुए सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूं। यहां से यहां पार्टिकल इंक्लाइन के सिर्फ परपेंडिकुलर देखना, गया और वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी मान लेते हैं, हाफ इंटू एक्सेलेरेशन g cos अल्फा, लेकिन नेगेटिव y के अलोंग, तो माइनस g cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन के लिए जहां पर इसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उस टाइम पर जो हाइट है इंक्लाइन से, वो ये मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइन। यहां से यहां तक के लिए इधर की तरफ पॉजिटिव मानते हुए थर्ड इक्वेशन v² इक्वल्स टू
यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी कॉस एल्फा, जगह नहीं है यहाँ पर, ये लिख देता हूँ एच, ये जी कॉस एल्फा नेगेटिव क्योंकि इधर की तरफ है ना, यहां से आप एच निकालो तो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस एल्फा। और रेंज निकालनी इंक्लाइन के अलोंग, तो इस डायरेक्शन में इंक्लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हुए सेकंड इक्वेशन, रेंज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से लेते हैं लास्ट में, प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन इधर की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। आप टी की वैल्यू यहां से रखकर और आर का फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन के ही फॉर्मूले याद रखो। पहली बात तो फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर आप याद रख सकते हो रख लो, पर डायरेक्टली यूज में आता नहीं है वो इतना ज्यादा। ये फॉर्मूले याद रखना दोनों बहुत इजी है, क्योंकि दोनों फॉर्मूले लगभग वैसे ही है जैसे ग्राउंड से ग्राउंड वाले में टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले होते थे। याद करो एक बार, वहां होता था टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, यहां पर 2u साइन थीटा बाई जी की जगह क्या लिखा है जी कॉस एल्फा। सेम ऐसे यहां पर मैक्सिमम हाइट वहां होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यहां देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जी की जगह जी कॉस एल्फा। तो सिंपली ग्राउंड से ग्राउंड में टी और एच के फॉर्मूले में जी की जगह जी कॉस एल्फा रख देंगे, तुम्हारे पास यहां वाले फॉर्मूले आ जाएंगे। एक बात का और ध्यान रखना, अगर आप ये दोनों फॉर्मूले याद रखते हो तो एंगल में कंफ्यूज मत होना, उसकी ट्रिक बता देता हूं। इस फॉर्मूले में ऊपर जो एंगल आ रहा है वो यहां डायग्राम में ऊपर वाला एंगल है। ऊपर वाला एंगल मतलब इनिशियल वेलोसिटी का इंक्लाइन के साथ जो एंगल है वो ऊपर लिखते हैं, और जो नीचे एंगल आता है वो इंक्लाइन का खुद का एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो हो सकता है एग्जाम में सिंबल्स उलट पुलट करते हैं, वो यहां एल्फा यहां थीटा लिखते हैं, पर आप याद रखना फॉर्मूले में ऊपर आएगा इनिशियल वेलोसिटी का इंक्लाइन के साथ एंगल, नीचे आएगा इंक्लाइन का खुद का एंगल। ठीक है, कैसे यूज में लेंगे उसको देखते हैं। देखो तो पहले आपसे एक बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूं। मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आप ये बताना कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सोच समझ के जवाब देना। इन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, लिख भी सकते हो आप चाहो तो साथ साथ, इन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन component of velocity in horizontal direction remains constant. Component of velocity in horizontal direction remains constant. आप सोच के जवाब दें। तो आंसर होगा इसका, स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आपने ढंग से सुना हो मैंने क्या बोला है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन तो मैंने डराने के लिए यूज में लिया था ताकि बच्चे घबरा जाएं। उसके आगे क्या बोला था, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नॉट अलोंग द इंक्लाइन, क्लियरली बोला है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आप देखना यही समझते हैं, मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहां से हमने पार्टिकल को थ्रो किया है, लेकिन मैंने पूछा क्या है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ, वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा, जब ये पार्टिकल यहां से थ्रू किया मैंने, इस तरह से मूव कर रहा और यहां पर इंक्लाइन रखा हुआ था, पार्टिकल को थोड़ी पता है कि इंक्लाइन के ऊपर जाके गिरेगा। वो आप तो सोचो ना, पार्टिकल यहां पर है किसी इंस्टेंट पर, ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं ग्राउंड के पैरेलल हॉरिजॉन्टल, क्या ये कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं रहेगा क्या? अरे भाई ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो है असली में भाई, यहां इंक्लाइन नहीं होता एक बार के लिए, तो पार्टिकल आके गिर जाता। तब मैं आपसे पूछता कि बताओ ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या? आप बोलते हाँ। फिर मैं बोल रहा हूं कि मैंने चुपचाप ये इंक्लाइन कर दिया, क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या? हाँ, इंक्लाइन के रखने से वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी ये वाली। हाँ, अगर मैं स्टेटमेंट में बोलता इन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि अलोंग द इंक्लाइन डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज करने के लिए यहां पर जी का एक कॉम्पोनेंट आ जाता है, जी साइन अल्फा, अगर ये एंगल अल्फा है तो। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चलो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं इसी टाइप का, थोड़ा सा आप ढंग से दिमाग लगाते हुए सोच समझ के बताना। देखो, उसमें आपको ऑप्शंस भी दे दूंगा मैं, आप ऑप्शन टेक करना। हमने क्या करा, एक इंक्लाइन प्लेन पर
पार्टिकल को नीचे से थ्रो किया ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया, जहां से थ्रो किया उसको मैं ए बोल रहा हूं, जहां वो हिट करेगा उस पॉइंट को बी बोल रहा हूं, और आप डायग्राम में देखना जहां उसकी इंक्लाइन से मैक्सिमम हाइट है, इंक्लाइन से मैक्सिमम हाइट, इस वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहां पर एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं, उसको सी बोल रहा हूं इंक्लाइन पर। ये मैं प्रूव कर चुका हूं पहले कि यहां से मैक्सिमम हाइट तक का टाइम अगर टी होता है, ये वाला टाइम, आपकी हेल्प कर रहा हूं मैं, तो यहां से यहां तक का टाइम भी सेम होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, है ना, पुराने क्वेश्चन के अंदर, डेरिवेशन के अंदर। क्वेश्चन मेरा आपसे क्या है, यहां जो लेंथ AC है, ये वाली लेंथ, और लेंथ CB है, इनकी रिलेशन के बारे में कमेंट करना है। पहला ऑप्शन AC इक्वल्स टू CB, दूसरा ऑप्शन AC ग्रेटर देन CB, तीसरा ऑप्शन AC लेस देन CB। और थोड़ी सी हेल्प करूं आपकी, ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में याद करो, अगर ये पॉइंट A ये पॉइंट B होता था, तो मैक्सिमम हाइट के ठीक नीचे जो पॉइंट होता था वहां तो R/2 और R/2 आता था। ये हो सकता है मैं हेल्प कर रहा हूं, या हो सकता है मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूं, आपको अपना दिमाग लगाना है और समझते हुए बताना है कि AC लेंथ और CB लेंथ में क्या रिलेशन होना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, फिर आकर मेरे आंसर को देख सकते हैं। तो बच्चों आंसर आएगा इसमें कि जो लेंथ AC है वो ज्यादा होगी CB के कंपैरिजन में, इक्वल नहीं होगी। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हम जानते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इंक्लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये लगातार डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि G का एक कंपोनेंट इधर आता है G sin अल्फा। अब देखो एग्जांपल से समझो, मान लो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन G के इस कंपोनेंट के कारण ये लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे अभी 10 है इधर की तरफ, फिर वो 9, 8, 7 मीटर पर सेकंड, 6, 5 इस तरह से डिक्रीज हो रहा है। ये टाइम और ये टाइम तो बराबर है, प्रूव कर चुके थे। सेम टाइम में अलोंग द इंक्लाइन डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना आप, AC डिस्प्लेसमेंट t सेकंड में, CB डिस्प्लेसमेंट अगले t सेकंड से, लेकिन इस दौरान इस डायरेक्शन की स्पीड ज्यादा थी, इस दौरान इस डायरेक्शन की स्पीड कम हो चुकी है। तो सेम टाइम में अगर पार्टिकल को ऐसे चढ़ना है लगातार डिक्रीजिंग स्पीड से, तो शुरू के t सेकंड में अगर वो इतना चलता है तो अगले t सेकंड में कम चलेगा, उसके अगले t में और कम चलेगा। इसका मतलब पहले t सेकंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट आया था अलोंग द इंक्लाइन वो ज्यादा आया था। समझ रहे हो बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो अच्छा सवाल है जो मैं कराने वाला हूं, देखते हैं कौन कौन सही करता है अपने आप। एक इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, पार्टिकल को हमने थ्रो किया, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, इंक्लाइन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए डायग्राम बना के सवाल लिखें। फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा फॉर विच पार्टिकल विल हिट द इंक्लाइंड perpendicularly. Find the relation between theta and alpha for which particle will hit the inclined perpendicularly. तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन आकर देखें। देखो बच्चों, लैंग्वेज में लिखा है मैंने कि थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होना चाहिए जिससे कि पार्टिकल जब इंक्लाइंड को हिट करे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो परपेंडिकुलरली हिट करेगा, मतलब है हिट करते टाइम इंक्लाइंड की जो भी नेट वेलोसिटी है, जो भी मुझे नहीं पता कितनी है, वो इंक्लाइंड से 90 डिग्री एंगल पर होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर टकराना। अब बेसिक से सॉल्व करेंगे। इनिशियल स्पीड को u मान लेता हूं, इस डायरेक्शन को x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लो, u cos थीटा, u sin थीटा। g के कंपोनेंट करके रख लेते हैं, ये एंगल अल्फा है तो g cos अल्फा, g sin अल्फा। अब काम की बात पर आते हैं। टकराते टाइम अगर पार्टिकल की नेट वेलोसिटी इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि लिखा है इक्वेशन में, तो इसका मतलब अलोंग द इंक्लाइन डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 रही होगी। आप देख सकते हो ना, नेट वेलोसिटी v का कंपोनेंट v cos 90 कितना आएगा? 0। सारी की सारी वेलोसिटी इंक्लाइन के परपेंडिकुलर थी। मैं यहां से यहां तक के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट t है टोटल, उस कैपिटल T ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक इस डायरेक्शन इंक्लाइन के अलोंग
पॉजिटिव मानते हुए फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, ढंग से देखना। इस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी 0, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u का कॉम्पोनेंट, एक्सेलरेशन माइनस साइन के साथ इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से मेरे पास आ जाएगा u cos थीटा इक्वल्स टू g sin अल्फा इंटू कैपिटल T। अब यहां पर फॉर्मूला यूज में ले रहा हूं टाइम बचाने के लिए। इंक्लाइन पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था बच्चों 2u sin थीटा बाय g cos अल्फा। आप देख सकते हैं, बताया था मैंने। इसको सॉल्व कर लेते हैं। u से u कैंसिल आउट, g से g गया, और इस कॉट साइन थीटा को इधर ले आते हैं तो इधर हो जाएगा कॉट थीटा, उधर 2 टाइम्स साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा हो जाएगा tan अल्फा। ये आ गया आंसर। अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन आया जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो सीखने की बात क्या थी, सिर्फ एक वर्ड था परपेंडिकुलर हिट करना। उसको कैसे यूज में लेना वो प्रैक्टिस से सीखेंगे। जब तक आप शीट के क्वेश्चंस ट्राई नहीं करेंगे, उनको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस होने के बाद आदत में आ जाएगी सारी बातें। अच्छा, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। सेम क्वेश्चन सेकंड पार्ट करते हैं। फिर से पार्टिकल को हम थ्रो करेंगे। इंक्लाइन का एंगल मान लेते हैं अल्फा। पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं इंक्लाइन से थीटा एंगल बनाते हुए। सवाल लिखें, फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा फॉर विच पार्टिकल विल हिट द इंक्लाइन हॉरिजॉन्टली, फॉर विच पार्टिकल विल हिट द इंक्लाइन हॉरिजॉन्टली। तो आप फिर से ट्राई करें एक बार पॉज करते हुए, फिर आकर सॉल्यूशन को देखें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। जैसा लैंग्वेज में लिखा है वैसा डायग्राम बना रहा हूं। हम चाहते हैं कि इस बार ये पार्टिकल जब इंक्लाइन को हिट करे तो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब है पार्टिकल की वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होनी चाहिए, जो भी वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब अगर एक ट्रिक यूज में ले, देखना आप कितनी शानदार ट्रिक है। मैं अगर ये इंक्लाइन वाली लाइन इरेज कर दूं थोड़ी देर के लिए, और यहां पर ग्राउंड बना दो, तो आप याद करो ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन में वो हाईएस्ट पॉइंट ग्राउंड से होता था जहां पर उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती थी। याद है आपको? तो इसका मतलब ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम, ये ग्राउंड से ग्राउंड वाले टाइम का आधा टाइम होगा। और यही वाला टाइम अगर मैं फिर से इंक्लाइन बना दूं, यही वाला टाइम इंक्लाइन पर टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। तो देखना, इंक्लाइन पर टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी इक्वल्स टू, इंक्लाइन हटाकर देखते हैं, ग्राउंड से ग्राउंड मोशन में यहां से मैक्सिमम हाइट तक का टाइम, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, ग्राउंड से ग्राउंड का टाइम ऑफ फ्लाइट। ढंग से देखना, 2u साइन थीटा बाय जी, और वहां जो थीटा होता था वो इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल होता था, जो कि थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। देखो क्या लिखा है ये, 2u साइन थीटा, थीटा हो गया पूरा एंगल, डिवाइड बाय जी, ग्राउंड से ग्राउंड का टोटल टाइम डिवाइड बाय 2, टोटल टाइम का आधा टाइम होगा ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया आंसर। 2 साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ये आंसर है। इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाकर ओपन कर सकते हैं। मेरा टारगेट है समझाना कि कई बार हमको क्वेश्चन में ऐसी ट्रिक भी दिखाई दे जाएगी जिससे बहुत कम मेहनत करते हुए और बहुत टाइम बचाते हुए हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ ऐसे सवाल जिसमें ट्रिक यूज में आती है। डायरेक्ट फॉर्मूले अगर याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और एक दो बातें और समझते हैं इसी इंक्लाइन पर प्रोजेक्शन के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, हम पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे कुछ इनिशियल स्पीड u से। ठीक है, सपोज इंक्लाइन से थीटा एंगल बनाते हुए। क्वेश्चन क्या है आप नोट करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ये थीटा आपको कैलकुलेट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड विल बी मैक्सिमम। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड विल बी मैक्सिमम। हम ये चाहते हैं कि पार्टिकल को अगर मैं थीटा की डिफरेंट वैल्यू, मतलब अलग अलग एंगल पे थ्रो करूंगा तो इंक्लाइन पे रेंज अलग अलग आएगी। मुझे ऐसा थीटा चूज करना है जिससे इंक्लाइन के अलोंग जो रेंज आए वो मैक्सिमम आनी चाहिए।
तो आंसर आप ये मत सोचना कि 45 डिग्री टाइप का आएगा जैसे ग्राउंड से ग्राउंड में आता था। तो ग्राउंड से ग्राउंड का रिजल्ट अलग था, यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट आने वाला है, वो सॉल्व करके देखेंगे तभी पता चलेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं अपने लेवल पर, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं थीटा एंगल पे थ्रो किया मैंने। इनिशियल वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट कर लेंगे इंक्लाइन के अलोंग यू कॉस थीटा, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर यू साइन थीटा। एक्सेलेरेशन जी के कॉम्पोनेंट करके रख लेंगे बच्चों। ये एंगल अल्फा है तो जी कॉस अल्फा, जी साइन अल्फा। अब एक रफ स्केच बनाते हुए रेंज लिखकर देखते हैं। इंक्लाइन के अलोंग मैं सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए यहां लिखते हैं रेंज अलोंग द इंक्लाइन, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया इंक्लाइन के अलोंग सेकंड इक्वेशन में। इनिशियल वेलोसिटी इंक्लाइन के अलोंग यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फॉर्मुला डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं जो हम डिराइव कर चुके हैं पहले, 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन माइनस साइन के साथ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर मीन्स 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। अब आप खुद देखो रेंज का फंक्शन मैंने लिख दिया है। इसके आगे क्वेश्चन मैथमेटिकल टूल्स में हमने टॉपिक पढ़ा था मैक्सिमा एंड मिनिमा, बिल्कुल वैसा सवाल है। आप देख सकते हो फंक्शन थीटा का फंक्शन है भाई, अल्फा तो फिक्स कर रखा है, अल्फा को तो हम चेंज कर नहीं रहे। इनिशियल स्पीड गिवन है, उतनी स्पीड से ही थ्रो करना है। जी फिक्स है, वेरिएबल कौन है थीटा। थीटा की अलग अलग वैल्यू पुट करूंगा तो रेंज की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। मुझे ऐसा थीटा चाहिए जिससे रेंज का मैक्सिमा आ जाए। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा तक पहुंचना होता है तो उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। तो रेंज को डिफरेंशिएट करूंगा वेरिएबल थीटा के रेस्पेक्ट में, करते हैं डिफरेंशिएट। इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देखना। तो 2u स्क्वायर बाय जी कॉस अल्फा, कॉन्स्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, तो u स्क्वायर बाय जी कॉस अल्फा तो मैंने बच्चों बाहर ले लिया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ रखा, वो हो गया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में चेन रूल से कॉस 2 थीटा और फिर 2 थीटा का और आएगा 2, देन ये माइनस ये वाला। यहां देखते हैं तो कांस्टेंट टर्म कौन से बच्चे, यहां से 4 आएगा और यहां पर नीचे 2 था तो ऊपर क्या बचेगा 2, ठीक है ना। नीचे जी स्क्वायर यहाँ नीचे, तो यहाँ नीचे जी आएगा। ये साइन अल्फा बाहर, यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर आ जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन पहले चेन रूल से पावर फॉर्मूले से, पावर आगे इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। डिफरेंशिएट करके बच्चों 0 के बराबर कर देंगे। इसके बाद इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके 0 करूंगा मैं, तो उससे मेरे पास अच्छा यू स्क्वायर रह गया, इसमें यू स्क्वायर भी यहां कहीं पर लिख लेते हैं। ये 2 को भी आगे ला रहा हूं, चलो एक बार तो मैं रहने देते हैं 2u स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी गया, 2 कॉमन लेके 0 के पास पहुंचा देंगे। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा पूरी टर्म। साइन 2 थीटा को इधर डिवाइड करूंगा तो कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा, वो हो जाएगा कॉट 2 थीटा इक्वल्स टू उधर साइन अल्फा बाय, और यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा रह गया, कहीं ना कहीं वो एलिमिनेट होगा, क्या मिस्टेक हुई यहां पर, नहीं कॉस अल्फा रहा नहीं, ये कॉस अल्फा एक कॉस अल्फा कॉमन लेके 0 के पास पहुंच जाएगा। अब सही है, साइन अल्फा का कॉस अल्फा हो जाएगा बच्चों टेन अल्फा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना, टेन अल्फा को लिख सकता हूं मैं टेन ऑफ पाई बाई 2, सॉरी कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा। आप देख सकते हैं कॉट 90 माइनस अल्फा टेन अल्फा ही होता है, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करने से देखना, अंदर का जो एंगल है 2 थीटा और वहां लिखा हुआ है पाई बाई 2 माइनस अल्फा, तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, 2 को डिवाइड कर देते हैं, पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। चाहो तो आप याद रख सकते हो, या एक मैं दूसरी शॉर्ट ट्रिक और बता दूंगा आपको याद रखने के लिए। पर इतने एंगल पर थ्रो करने से रेंज क्या आएगी मैक्सिमम, और वो रेंज कितनी होगी इसके लिए आप इस थीटा की वैल्यू को उठाकर जो रेंज का फंक्शन में लिखा हुआ है, इसमें थीटा को जहां जहां थीटा दिख रहा है सब जगह कितना पुट कर दें, पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है, कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक दो छोटी छोटी बातें और बची है, वो और डिस्कस कर लेते हैं। तो कई बार आपके सामने एयर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल पर एयर के कारण भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं, और अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप अपने आप भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अगर हम कम से कम फॉर्मूले रखते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखना कैसे। सपोज पार्टिकल को ग्राउंड से हम थ्रो करते हैं, कुछ इनिशियल स्पीड होगी, गिवन नहीं है वो, कुछ एंगल होगा, मान लेते हैं थीटा एंगल पर थ्रो करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि यहां पर पूरे सब जगह, पूरे पोर्शन में एयर का फ्लो हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस तरह से एयर, और एयर के कारण जो फोर्स लग रहा है, सपोज वो फोर्स है 2 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स, 2 टाइम्स mg, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। वो कितना भी हो सकता है, 3 mg हो सकता है, mg हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में डायग्राम बनाने के बाद लिखें आप, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम। हमको ये थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम आए, ज्यादा से ज्यादा आए। कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पार्टिकल का एक रफ स्केच बनाया मैंने, ऐसे बना दिया। इनिशियल वेलोसिटी मैंने u मानी, ये एंगल थीटा माना, इनिशियल वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट कर दिए। यही होता है बेसिक, अलग अलग डायरेक्शन में हम देखने वाले, तो अलग अलग डायरेक्शन पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। अब पार्टिकल जब मूव करेगा तो उस पर ग्रेविटी के कारण लग रहा है नीचे mg, तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ चाहिए, और एयर के कारण लग रहा है इधर रेजिस्टिव फोर्स 2 mg, तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा 2g। नेट फोर्स 2 mg हॉरिजॉन्टल में, नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g, लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन 2g। अब मेरा टारगेट था थीटा पता करना जिससे रेंज मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले तो मैं रेंज कैलकुलेट करूंगा। रेंज निकालने के लिए यहां से यहां तक टोटल टाइम t मानते हुए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड को पॉजिटिव मानते हुए सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं। यहां से वहां तक इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t मान लेते हैं, प्लस हाफ इंटू हॉरिजॉन्टल में यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन 2g एयर फोर्स के कारण, तो माइनस 2g क्योंकि राइट साइड को पॉजिटिव माना है, इंटू टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं। यहां से यहां तक ये भूल जाना कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टली आगे जा रहा है, पार्टिकल ऊपर गया और वापस ग्राउंड पर आ गया, इधर पॉजिटिव मानते हुए सेकंड इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में 0 हो गया क्योंकि वापस वो ग्राउंड पर आ गया। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में u sin थीटा इंटू टाइम t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में माइनस g इंटू टी स्क्वायर। टी से टी उड़ा देते हैं बच्चों, यहां से t आ रहा है 2u sin थीटा बाई g, जो आता था ग्राउंड से ग्राउंड में वही आ रहा है। तो t की वैल्यू यहां रख देते हैं, u cos थीटा t की जगह 2u sin थीटा बाय g माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, ये g, t स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर 4 टाइम्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर। अब ये मैंने रेंज का फंक्शन बना लिया, इसके आगे वापस कोई मैक्सिमम मिनिमम, थीटा की ऐसी वैल्यू बतानी जिससे रेंज का मैक्सिमम आ जाए, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करना है ना। तो डिफरेंशिएट करके मीन्स डी आर बाई डी थीटा निकालकर 0 से इक्वेट कर देंगे। करते हैं डिफरेंशिएट, यू स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, बाय जी बाहर ले लेते हैं, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा फिर से साइन 2 थीटा हो गया, तो साइन 2 थीटा का चेन रूल से करेंगे, तो कॉस 2 थीटा इंटू 2, देन ये माइनस, यहां पर है बच्चों 4u स्क्वायर बाय जी, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का चेन रूल से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब तो आगे सॉल्व करना है बस। तो u स्क्वायर बाय जी तो कॉमन लेके उड़ा देते हैं, ये 2 भी गया काम से, यहां कितना बचा cos 2 थीटा। इधर देखते हैं बच्चों, इधर है ये 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख रहा हूं, एक 2 अलग से और एक 2 उधर ले जाकर 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। यहां से मेरे पास इसको उधर डिवाइड कर देते हैं, तो tan ऑफ 2 थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 1/2, सही है। तो यहां से 2 थीटा आ जाएगा, tan इनवर्स हाफ, तो थीटा आ जाएगा 1/2 ऑफ tan इनवर्स हाफ। इतने एंगल पर थ्रो करेंगे तो रेंज क्या आएगी बच्चों, मैक्सिमम। तो एयर रेजिस्टेंस, एयर के कारण अगर कोई कभी फोर्स लगे तो बस आपको इस तरह से सॉल्व करना है, अलग अलग डायरेक्शंस में देखते हुए कम से कम फॉर्मूले याद रखें, तभी जाकर लॉन्ग टर्म तक आप इन चीजों को समझते हुए याद रख पाएंगे, ठीक है। तो
एक लास्ट एक ट्रिक और बता देता हूं जिससे आप एग्जाम के दौरान टाइम बचा सकते हैं अपना। वो ट्रिक है कि किस तरह से हम वो एंगल पता करें इस टाइप के इक्वेशंस में जिससे रेंज मैक्सिमम होती है। भाई हमने इंक्लाइन पर भी देखा, रेंज मैक्सिमम के लिए हमने पहले रेंज का फंक्शन बनाया, फिर मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट से हमने पता किया। एयर वाले सवाल में भी हमने देखा कि हमने पहले रेंज का फंक्शन बनाया, फिर डिफरेंशिएट करके जीरो करा। तो एग्जाम में टाइम ज्यादा लग जाता है, तो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। शॉर्ट ट्रिक देखना, क्या ट्रिक बना रहे थे हम लोगों ने। जैसे मैं बात कर रहा हूं नो एयर, जब एयर का कोई फोर्स नहीं होता था और ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात, पुरानी बातें याद दिला रहा हूं। हम पार्टिकल को ग्राउंड से थ्रो किया करते थे, कोई एयर का फोर्स नहीं। कोई ये पूछता है कि कितने एंगल पर थ्रो करें जिससे रेंज मैक्सिमम आ जाए, तो रिजल्ट भी हमको याद है 45 डिग्री। एक ट्रिक सुनना, जहां से थ्रो कर रहे हैं वहां से पार्टिकल जहां जाके गिरेगा, थ्रो करने वाले पॉइंट से ग्राउंड तक पहुंचने वाले पॉइंट तक एक एरो बना लो। ठीक है, थ्रो करने वाले पॉइंट से जहां भी वो हिट करेगा उसकी तरफ बनाते हुए एक एरो बना लो, पहला एरो। दूसरा, उस मोशन के दौरान पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स, उसकी डायरेक्शन देखो एक बार। जब पार्टिकल ऐसे मूव करता हुआ जा रहा होगा तो पार्टिकल पर किसी भी इंस्टेंट पर एयर का फोर्स तो है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो पार्टिकल पे लगने वाले नेट फोर्स की डायरेक्शन देखो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा एरो बना लो, एरो नंबर 2, एरो नंबर 1। ये डायग्राम हटा दो वापस। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये दोनों एरो बनाने के बाद इन दोनों एरोज के बीच का जो टोटल एंगल है उसके बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पर, हाफ एंगल पे थ्रो करने पर रेंज मैक्सिमम आती है। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, एक्चुअल बातें तो हम देख चुके हैं मैथमेटिकली। ये टोटल एंगल 90 है, इसका मतलब इसका हाफ एंगल 45 पर थ्रो करने पर रेंज मैक्सिमम आती थी, याद भी है हमको। अब आप बोल सकते हो कि सर इसमें क्या फायदा, ये तो हम पहले से जानते थे। ठीक है, अभी जो हमने इंक्लाइन वाली बात देखी उसको इसी ट्रिक से देखना। इंक्लाइन का एंगल अल्फा, पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करना है और कोई एयर का इफेक्ट नहीं है, नो एयर। और हमको पता करना है कि कितने एंगल पर ये एंगल कितना हो, ये वाला एंगल, जिससे कि रेंज अलोंग द इंक्लाइन मैक्सिमम आ जाए। तो उसी ट्रिक से देखना, जहां से थ्रो करेंगे, जहां जाके वो हिट करेगा, थ्रो करने वाले पॉइंट से हिट करने वाले पॉइंट की तरफ एक एरो बना लो, एरो नंबर 1। ठीक है, दूसरा एरो, लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स को देखो। जब पार्टिकल ऐसे मूव करते हुए जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ mg फोर्स है, mg वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। इस रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट एक एरो बना लो, एरो नंबर 2, इसको हटा दो। इन दोनों एरोज के बीच का जो एंगल है, इसके हाफ एंगल पे थ्रो करने पर रेंज मैक्सिमम आती है। कितने एंगल पे थ्रो करेंगे आप देखना, ये एंगल अल्फा था, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, टोटल 90 है, तो ये पूरे एंगल 90 माइनस अल्फा, ये उसका हाफ, 90 माइनस अल्फा का हाफ पर थ्रो करने पर रेंज क्या आएगी इंक्लाइन के अलोंग, मैक्सिमम। आप देख लेना अपनी कॉपी में, ये रिजल्ट आया था, ये लिखा है 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2, रिजल्ट यही था। और अभी अभी हमने एक एयर वाला क्वेश्चन देखा, उसको भी ट्रिक से कर सकते थे, देखना कैसे। देखो, यहां से थ्रो कर रहे हैं हम लोग, यहां से हम थ्रो कर रहे हैं, यहां से थ्रो करेंगे, यहां पे हिट करता है पार्टिकल, तो थ्रो करने वाले पॉइंट से हिट करने वाले पॉइंट की तरफ एरो नंबर 1। ठीक है, पार्टिकल पे लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स को देखना, यही डायग्राम में दिखा रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg और एयर के कारण फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा था 2mg, उस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने कराया था थोड़ी देर पहले। इन दोनों का जो नेट आएगा वो नेट फोर्स इधर कहीं आएगा, इन दोनों वेक्टर्स का जो नेट आएगा, नेट। ठीक है, मान लेते हैं वो नेट सपोज यहां से कुछ थीटा एंगल पर आता है, ये एंगल थीटा। मैंने बोला था शॉर्ट ट्रिक में, रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा एरो बनाना है, एरो नंबर 2। और इन दोनों एरोज 1 और 2 के बीच का जो एंगल है, इसके हाफ एंगल पे हम थ्रो करेंगे। ये एंगल थीटा है तो पूरा थीटा है, तो हम थ्रो करेंगे बच्चों थीटा बाई 2 पर। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, थीटा बाई 2। और थीटा कहां से लाएंगे देखना, इस वेक्टर डायग्राम को, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये वेक्टर सामने उठा के रख दो यहां पर, तो tan थीटा हो जाएगा mg बाई 2mg, मीन्स थीटा यहां से कितना आ जाएगा, tan इनवर्स हाफ, और हम उसके थीटा के भी आधे एंगल पर इसका भी हाफ कर दो, मीन्स हाफ ऑफ tan इनवर्स हाफ, ये रिजल्ट आएगा।
इतने एंगल पर थ्रो करेंगे तो रेंज क्या आएगी बच्चों, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो गया किस तरह से शॉर्ट ट्रिक यूज में लेनी है। तो पूरा चैप्टर बच्चों कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे बाद में। तो उम्मीद है मुझे कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर आप एक बार फिर से रिवाइज करें चैप्टर की सारी बातों को तो और कमांड आ जाएगी, और शीट जो है पूरी ढंग से अटेम्प्ट करेंगे, पूरा डिस्कशन भी हम करते रहेंगे। ठीक है, ओके बाय। तो बच्चों होमवर्क नोट कर लें आप, थ्योरी पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, और जो डिस्कशन बचा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन की शीट में एक्सरसाइज 1, 2, 3 में वो यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ साथ एक डीपीपी भी करके आना है आपको, डीपीपी नंबर 812, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी, इंक्लाइन प्लेन वाला सेक्शन है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 मैच द कॉलम नंबर 1। ये तो हो गया एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 2 में अपना लगभग कंप्लीट है, बस लास्ट में जो पार्ट 4 है कॉम्प्रिहेंशन वाला वो आप अटेम्प्ट करके आए। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पार्ट 2 में ज्यादा सवाल नहीं है, पार्ट 1 में 3-4 सवाल है, पार्ट 2 में 5-6 सवाल है। तो ये होमवर्क आप अटेम्प्ट करके आए, ढंग से अटेम्प्ट करें, टाइम लिमिट के अंदर कोशिश करें अटेम्प्ट करने की, फिर अगली क्लास में इसको डिस्कस करें।